कि साइबर स्पेस की अगर बात करें तो साइबर स्पेस अब आज के दिन में जो देखा जा रहा है, पांचवा डायमेंशन देखा जाता है वॉर का, अदर देन लैंड, एयर, सी एंड स्पेस। पांचवा डायमेंशन है साइबर, और हर चीज साइबर स्पेस पे हो रहा है। हर चीज, आप किसी चीज की भी बात करो, डिपेंडेंसी इतना बढ़ गया है कि अब हर चीज साइबर स्पेस पे हो रहा है। नॉर्मल वर्ल्ड अब साइबर वर्ल्ड हो चुका है, और साथ ही साथ थैंक्स टू कोविड-19 अब हर चीज, जो चीज हम शायद सोचते थे कि 5 साल आगे हम देखेंगे स्मार्ट क्लासरूम, हर जगह स्मार्ट क्लासरूम, वो 5 साल आगे हमने सोचा था। फ्यूचर ऑफ वर्क, वर्क फ्रॉम होम की जो बात करते हैं, घर बैठे काम करने की जो बात करते हैं, हमने सोचा था 5-10 साल आगे होगा। वो सब कुछ एडवांस हो गया है, और सब आज के दिन में हर चीज ऑनलाइन हो गया। तो अब ऑनलाइन होने के साथ साथ एक इनफैक्ट रिपोर्ट भी मैं बताना चाहूंगा, रेफर करना चाहूंगा। इसका नाम है इंडिया इंटरनेट रिपोर्ट, जो 2019 में रिलीज हुई है। और रिपोर्ट ये कहता है कि आउट ऑफ एवरी 3 इंटरनेट यूजर, हर 3 जो 3 इंटरनेट यूजर हैं, उसमें से जो 2 यूजर होते हैं वो बिटवीन 12 और 29 साल के बीच में आते हैं, ये इंटरनेट यूजर। यानी आप यूथ, चिल्ड्रन एंड यूथ ही उसमें मेजर इंटरनेट यूजर हो रहे हैं। एक और रिपोर्ट ये भी आया है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का रिपोर्ट, जो बताता है कि करीब 100 करोड़ इंटरनेट यूजर अभी 2020 इसी साल 100 करोड़ लोग जुड़ेंगे इंटरनेट से, जुड़ चुके हैं, जुड़ेंगे नहीं, अब मैं बोलूंगा जुड़ चुके हैं। तो अब आज के दिन में ये चीज, डिजिटल आइडेंटिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, और एज इंपॉर्टेंट एज द रियल आइडेंटिटी। उसी रिसर्च को मैं रेफर करूंगा अगेन। इससे ये भी पता चलता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे, बिकॉज स्कूलिंग ऑनलाइन हो गया है, एजुकेशन ऑनलाइन हो गया है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे अब जा रहे हैं ऑनलाइन साइबर स्पेस में, और हर चीज अपने मटेरियल, एजुकेशन मटेरियल को एवरीथिंग एक्सेस कर रहे हैं। नीड ऑफ द आवर ये है स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए आज ये इंपॉर्टेंट है कि जानना कि इंटरनेट को आप ले लें एक तरह का हाईवे पे जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो आप सीट बेल्ट पहनते हैं, प्रॉपर प्रिकॉशन। चाहे आप बाइक चलाते हैं तो हेलमेट पहन के आप चलाते हैं, प्रिकॉशंस लेते हैं, तभी आप चलते हैं रोड पे। वैसे ही ये इंटरनेट का आप समझें कि एक तरह का हाईवे है, और अगर हाईवे पे अगर आपने सीट बेल्ट, इंटरनेट की गाड़ी अगर आप चला रहे हैं, तेज रफ्तार में चला रहे हैं, थैंक्स टू ऑल दीज ऑपरेटर्स जो आ रहे हैं, अब इंटरनेट धीरे धीरे फ्री होता जा रहा है। इंटरनेट फ्री हो जाएगा, मोबाइल डिवाइस शायद आने वाले टाइम में फ्री बटेंगे, सबको फ्री मोबाइल डिवाइस मिलेगा, और पूरा कंटेंट इस पे जाएगा। तो आप जब इस वर्ल्ड में आप आ रहे हैं, इस गाड़ी, तेज रफ्तार की गाड़ी अगर आप चला रहे हैं, तो आपको कुछ चंद सिक्योरिटी मेजर्स आपको लेने पड़ेंगे, नहीं तो क्रैश होने की संभावना है यहाँ पे। और इंटरनेट ये, इससे डरने की बात नहीं, साइबर क्राइम्स तो हो रहा है, हर जगह साइबर क्राइम्स हो रहा है, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, लेकिन इंटरनेट अपॉर्चुनिटी से भी भरा है। इंटरनेट का पॉजिटिव यूज करना, आज के दिन में अगर आप यूज करते हैं तो हर चीज, लिटरली हर चीज। आप देखिए कोविड-19 में भी आपके लिए सबसे बड़ा सहारा क्या बना हुआ है? इंटरनेट। उसी के थ्रू आप सबसे, चाहे फैमिली हो चाहे फ्रेंड्स हो, सबसे आप जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं आप इतना दिन का लॉकडाउन अगर आप सरवाइव कर रहे हैं तो थैंक्स टू इंटरनेट यहाँ पे। तो इस स्पेस में बहुत ही इसका एडवांटेज है। एडवांटेज के साथ साथ जो चंद कुछ बुराइयां हैं उनसे बचने की जरूरत है, और उसी के बारे में हमारे एक्सपर्ट्स आज जो हैं उसमें उसको डिस्कस करेंगे। दूसरा, आज ही मॉर्निंग में हमने साइबर पीस फाउंडेशन और रिस्पॉन्सिबल नेटिज्म ने महाराष्ट्र स्टेट में एक रिसर्च किया है, और रिसर्च में भी बहुत चौंकाने वाले डेटा सामने आए हैं। और इसमें ये पता चला है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अकाउंट्स जो होते हैं, मोस्ट कॉमन जो हमें क्राइम्स मिले हैं बच्चों के संदर्भ में, वो सबसे ज्यादा मिला है अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अकाउंट्स। दूसरा, किसी ना किसी ग्रुप से, ऐसे ग्रुप से बच्चे जुड़े हुए हैं जो इनअप्रोप्रिएट है, उनके एज के बराबर नहीं है, वो ऐसे इनअप्रोप्रिएट ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तीसरा नंबर पे आता है ऑनलाइन हैरेसमेंट। जितने तरह की ऑनलाइन स्टॉकिंग, बच्चों को जो परेशान करने वाली चीज आती है, मैं ज्यादा उस पर इलैबोरेट नहीं करूंगा क्योंकि हमारे अदर स्पीकर्स हैं यहाँ पे, और मैं एक डिटेल प्रेजेंटेशन है गांगवार सर का, तो मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा। चौथे नंबर पे साइबर स्टॉकिंग हमें मिला है, और 5वें नंबर पे ऑब्स्सिनिटी हमें मिला है यहाँ पे। तो टेक्नोलॉजी यहाँ रहने वाला है, जानने वाली टेक्नोलॉजी रहेगा। अब इस टेक्नोलॉजी के साथ हम किस तरह से अपने आप को सेफ रखेंगे, ये आज हमारे पैनलिस्ट से जानेंगे। और स्लोली अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पैनलिस्ट की तरफ। हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट हैं पूर्णेंदु जी।
पुनेंदु जी का ब्रीफ प्रोफाइल मैं बताता हूँ। पुनेंदु जी डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स हैं साइबर पीस फाउंडेशन के एंड ऑपरेशन स्ट्रैटेजी भी देखते हैं। उनका 19 साल का अनुभव रहा हुआ है और कॉर्पोरेट हाउसेज लाइक IBM, विप्रो, एवरी, सिप्ला में रहे हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पुनेंदु जी जो ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेनिंग्स लिए हुए हैं कि कुछ वो बताएं कि किस तरह के चैलेंजेस आप देख रहे हैं एज एनजीओ, एज नॉन प्रॉफिट सेक्टर में, किस तरह के चैलेंजेस बच्चे फेस कर रहे हैं और उनसे कैसे बचा जा सके। धन्यवाद विनीत, और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको नमस्कार। देखिए, जैसे कि हमने शुरुआत से बात करनी शुरू करी कि शुरुआत में मंसूर जी और विनीत ने बात करी कि ये एक ऐसी जगह है जहां पे कि बहुत सारा खतरा भी है, और दिक्कत ये है कि ये हाईवे तो है और 18 साल का लाइसेंस वाला प्रक्रिया यहाँ नहीं है। बच्चे जिनको एक्सेस मिला हुआ है उन्हें खुद एक्चुअली पता नहीं है कि हम इसमें कहाँ पे क्या दिख जाएगा। प्लस खोजी स्वभाव बच्चों का होता है, वो खोजते हैं अच्छा इस गेम में क्या हो सकता है, एक बार इसको देख लेते हैं, ये वाला लिंक आया है इसमें क्या है। व्हाट्सएप के ग्रुप, जैसा कि रिसर्च की बात करी विनीत जी ने कि व्हाट्सएप ग्रुप पे कम से कम एक ऐसा ग्रुप जरूर है या तो व्हाट्सएप पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे जहां पे कि वो इनअप्रोप्रिएट ग्रुप के सदस्य हैं, या तो खुद से बनाए गए हैं, किसी ने उन्हें बनाया है, एक्सीडेंटली कहीं वो लिंक मिल गया है जिसको उन्होंने क्लिक कर लिया है, क्योंकि लिंक से भी इनवाइट आता है, बहुत तरह की चीजें हैं जहां वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो खतरे तो रहेंगे, और ये खतरे जैसे कि हम बता रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ रहा है, इंटरनेट का यूज बढ़ रहा है, नए नए चैलेंजेस भी और आने शुरू होंगे हमारे पास। ये चैलेंजेस ना तो यहीं रुकने वाले हैं, जितना हम ज्यादा यूज करेंगे उतने ही नए तरीके भी आएंगे। हमें करना सिर्फ ये है बहुत बेसिक, जैसे कि हम और दिनों में बात करते हैं कॉमन सेंस, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। बहुत बहुत बेसिक चीजों की मैं बात करूंगा। जैसे पहली चीज है कि जितने भी बेसिक सुरक्षा की जो चीजें हैं, सिक्योरिटी सेटिंग्स, प्राइवेसी सेटिंग्स, इनका आप पूरी तरह से इस्तेमाल करें। होता क्या है, हम यूज तो कर रहे हैं, और ये मैं हर बारी कहता हूँ, थोड़ा सा कभी कभी कंट्रोवर्शियल भी साउंड करता है कि हम इंडिया में बहुत सारे यूजर्स बन गए हैं, बट उतनी साक्षरता इंटरनेट को लेकर नहीं है भारत में, और बच्चों में तो खास करके नहीं है क्योंकि पेरेंट्स में ही नहीं है। आज आप हर घर में जाकर देख लीजिए, जितने भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी, नाना नानी, उन सबके इंटरनेट शिक्षक बच्चे हैं। अगर व्हाट्सएप यूज करना है, उस पर फोटो कैसे भेजना है तो पोता या नाती बताएगा, इस पे कैसे यूज करेंगे। तो हमें उतनी साक्षरता नहीं है कि हम बच्चों को दिखाएं कि अच्छा यहाँ ये मत करो, यहाँ पे प्राइवेसी सेटिंग्स ऐसे ठीक करो। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें ये बेसिक सेटिंग्स को जानना होगा, इनका इस्तेमाल करना होगा, इनको प्रॉपर तरीके से अपने हर अकाउंट पे रखना होगा। जैसे अनऑथराइज्ड अकाउंट एक्सेस की बात करी विनीत जी ने कि कम से कम बहुत मतलब एक दो जगह हमेशा दिखता है कि अनऑथराइज्ड अकाउंट एक्सेस है। क्यों? क्योंकि हमने अपना पासवर्ड या तो सही नहीं रखा हुआ, या पासवर्ड को हमने बांट दिया है दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों में। और ये पासवर्ड जब भगवान का प्रसाद बन के बढ़ता है, यही दिक्कत यही शुरू होती है। क्योंकि आज अगर हमने दोस्त को दे दिया पासवर्ड, बड़ी अच्छी दोस्ती चल रही है, सब अच्छा चल रहा है, कल को मनमुटाव हो गया, किसी भी तरीके की बात हो गई, तो हमने एक खतरा बहुत पहले मोल ले लिया था कि हमने पासवर्ड शेयर कर दिया था। तो इस तरीके, जैसे प्राइवेसी सेटिंग्स, पोस्ट्स, आजकल तो सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं बच्चे भी, क्योंकि सोशल मीडिया पे ग्रुप चलते हैं और अच्छे अच्छे ग्रुप चलते हैं जहां पढ़ाई की बातें होती है। मैं इनफैक्ट खुद एक ग्रुप में हूं जहां मैं कानूनी दाव पेच मतलब के अपडेट्स मुझे मिलते हैं। कोई भी नया कानून आता है, चाहे किसी भी तरह का, बड़े वैसे ग्रुप्स बच्चों में के लिए भी हैं। मगर वहां क्या होता है कि ग्रुप सेटिंग्स में हम प्राइवेसी का नहीं जानते, पोस्ट कुछ भी कर देंगे। क्यों? वहां पे बहुत बेसिक सा एक रूल अपनाइए आप कि जो चीज आप किसी चौक चौराहे पे खड़े होकर 10 अनजान आदमियों के सामने बात कर सकें, वैसी चीज आप इस इंटरनेट के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कीजिए। क्योंकि यही चीज है जहां पे कि सबसे ज्यादा साइबर बुलिंग के केसेस आते हैं।
बच्चों को पता नहीं होता कि हमें किस तरीके की चीजें डालनी है, वो डाल देते हैं। और उसके बाद एक प्रजाति है इंटरनेट पे जिसको हम कहते हैं ट्रोल्स, जो ट्रोल्स मजाक उड़ाने के लिए बैठे हैं, उनका यही काम है। आपने गलती से भी कुछ ऐसी चीज डाल दी जिसका मजाक बन सकता है, तो पहली फुर्सत में उसका मजाक बनाया जाएगा। और एक 12, 13, 14 साल के छोटे बच्चे के मस्तिष्क पे क्या असर पड़ता है, ये तो डॉक्टर मनोज आगे बात करेंगे इस चीज की। मगर मैं ये बताऊं कि ये बड़ा ही घातक होता है। जैसे आज विनीत जी ने बात करी कि अब ये आइडेंटिटी जो है, डिजिटल आइडेंटिटी रियल आइडेंटिटी बनी हुई है, तो ये आइडेंटिटी पे चोट है। इसलिए हमें खुद से, क्योंकि अब हम पूरी दुनिया को तो सिखा नहीं सकते कि भाई तुम ऐसे बिहेव करो क्योंकि मैं इंटरनेट पे हूं। हमें करना ये है कि हम इस तरीके से इस्तेमाल करें कि वो खतरा सबसे कम हो, न्यूनतम हो हमारे लिए। खतरे रहेंगे, इसका तो कोई समाधान नहीं। हम जितना उसका पैच बनाते जाएंगे, जिसने उसके उपाय निकालते जाएंगे, लोग बैठे हैं वो वैसे नई नई चीजें खोजते जाएंगे। आज जब लॉकडाउन चल रहा है तो आप ये देखिए, सड़क पे बहुत सारी घटनाएं कम हो रही हैं, मगर इंटरनेट पे घटनाएं बढ़ गई। फिशिंग के अटैक्स उतने ही ज्यादा हैं, मिस इन्फॉर्मेशन बढ़ गया है, फिशिंग के अटैक्स बढ़ गए हैं। आपको 1500 रुपए आपके अकाउंट में दिए जाएंगे अगर आप एक स्टूडेंट है, इस लिंक को क्लिक कीजिए। लिंक क्लिक करते हुए आपको एक जगह ले जाएगा जहां यूजर नेम पासवर्ड डालिए और उसके बाद कुछ नहीं खुलेगा। हुआ क्या, हमें ये लगेगा अच्छा कोई बात नहीं, हो सकता है वेबसाइट काम नहीं कर रही हो, मगर होता क्या है, आपका यूजर नेम पासवर्ड चला गया किसी गलत हाथ में। तो ये सारी चीजों का, हमें बेसिक चीजों का ध्यान रखना है। विनीत जी। हाँ, शुक्रिया आपको देंदु जी। और अब हम बात करना चाहेंगे किरण कुमारी जी से। उन्हें सबको ही जानता है, लेकिन क्विकली उनके बारे में बता दूं कि किरण जी स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर हैं बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल की, और बिहार एजुकेशन सर्विस ऑफिसर फ्रॉम 1989 बैच, और गवर्नमेंट ऑफ बिहार में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में रहे हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इनका योगदान रहा है वो है पॉपुलराइजिंग डिजिटल क्लासरूम लर्निंग बिहार में। डिजिटल क्लासरूम जो आप देख रहे हैं, किरण जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और किरण कुमार जी से मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि मतलब जब मुझे मंसूर जी ने अप्रोच किया और बताया कि बिहार गवर्नमेंट कुछ इस तरह का प्लान कर रहा है, मैं सरप्राइज था एक्चुअली। पैरेलली साइबर पीस फाउंडेशन तेलंगाना और अलग अलग स्टेट्स में ऑलरेडी बात कर रहा था, बट वो सब ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पे वो हाईटेक सिटीज, बच्चे भी हाईटेक, सब कुछ वहाँ पे हाईटेक ऑलरेडी चल रहा था। लेकिन बिहार में और तेलंगाना में आई एम श्योर थोड़ा डिफरेंस है, और बहुत तेजी से बिहार कैचअप कर रहा है। लेकिन ये एक इतना इम्पोर्टेंट कदम कि आज हम इस इम्पोर्टेंट विषय पे बात कर रहे हैं, और इतना इंटरेस्ट है, बहुत सारी चीजें हम आगे भी करने वाले हैं। मंसूर जी तो प्रॉब्ली कहीं ऐड करेंगे हमारा फ्यूचर प्लान। इनफैक्ट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी को करिकुलम में भी इंटीग्रेट करने का। तो बहुत सारी फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है जो बिहार गवर्नमेंट की। तो मैं किरण जी से पूछना चाहूंगा कि आप मतलब ये इतने अच्छे आइडिया आप किस तरह से आपने ये कंसीव किया, और अभी आगे क्या प्लान है? एक तरह से कॉन्टेक्स्ट पूरा ये जो हम आज वेबिनार ही कर रहे हैं, तो उसका मेन मकसद क्या था इसको करने का? थैंक यू साइबर पीस को और यूनिसेफ को भी कि पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट को, हमारे अफसर्स को, हमारे शिक्षकों, कई शिक्षक भी इसमें जुड़े हैं, मैं कई शिक्षकों को भी मैंने प्रतिभागिता उनकी सुनिश्चित कराई है। तो उन सबको एक मौका मिल रहा है। बहुत ही रेलिवेंट विषय पे हम लोग आज बात कर रहे हैं। जहाँ तक सब ये पता है कि हम लोग उन्नयन बिहार एक कार्यक्रम पिछले साल से ही स्कूल में संचालित कर रहे हैं, और इस प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने क्लासरूम में तो स्मार्ट क्लासरूम और एक टीवी तो उनको दिया देखने के लिए, साथ में उनको एक ऐप भी दिया था कि ऐप में बच्चे जाएं और ऐप में वो अपने प्रश्न रखें और उत्तर पा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग, जहां तक हम लोग अभी ये बात कर रहे हैं कि मोबाइल से एक्सेस बच्चों का बढ़ाने की बात हम लोगों ने की है और पिछले 1 साल से कर रहे हैं। आप कई लोगों ने ये ठीक कहा कि जो हम अगले बहुत दिन बाद ये विजुअलाइज कर पाते कि मोबाइल का एक्सेस बच्चों का क्या होता, ऑनलाइन वो कितनी देर वहां ठहरते, ये कुछ दिन बाद जो होता, वो अभी फिर से दोबारा हमारा एक पुशअप प्रयास एक आया कि ठीक है, अब बच्चों को ऑनलाइन कक्षाएं लगानी है, उनको बहुत सारे लिंक दिए जा रहे हैं कि उससे वो पढ़ाई करें। लेकिन ये साइबर सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात, तो जब हम एक तरफ उनको पूरा एक्सपोजर दे रहे हैं कि वो ऑनलाइन रहें, हम उनके
उनको उससे पढ़ाई कराने की बात कर रहे हैं, तो पढ़ाई कराने के अलावा और भी कई खतरे उसके साथ ही जुड़ जाते हैं। तो जब तक कि हम लोग उनके साथ अगर ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं, और मैं खास करके गंगवार सर का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज उनके इनपुट से हमारे पूरे डिपार्टमेंट को एक नई दिशा मिलेगी, एक नई पहल ये हुई है। तो मैंने तो बहुत ज्यादा इस प्रोग्राम को मैं देखना चाहूंगी कि आगे के जाके भी ये बहुत लाभान्वित करे हमारे पूरे। एक शुरुआत होनी चाहिए और एक एडुकेट करने का की शुरुआत होनी चाहिए कि हम लोग अपने टीचर्स को, अपने एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर को और अपने बच्चों को भी एक शिक्षा दे पाए कि एक, आपने बहुत अच्छा शब्द यूज किया है नेटिकेट्स का, तो जो एटिकेट इस ऑनलाइन में रहने के दौरान उन्हें पालन करना चाहिए, उससे पूरी तरह हम परिचित कर पाए बच्चों को। आप सभी लोगों ने मेंशन किया और ये सच है कि अब हमें लॉकडाउन कमोबेश कम और ज्यादा रहना है, एडुकेशन हमारा ऑनलाइन चलना है और ऑनलाइन ही बहुत सारी एक्टिविटीज गतिविधियां चलेंगी। हम लोग ऑनलाइन गतिविधियों में बहुत सारे इंगेजिंग गतिविधि भी बच्चों के साथ कर रहे हैं, उनके स्किल डेवलपमेंट की या और भी तरह की। तो उसका ही एक पार्ट है कि हम लोग ऑनलाइन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात भी उनसे करें कि जब वो ऑनलाइन रहते हैं तो वो किस तरह की चीजों का, किस तरह की बातों का ध्यान रखें ताकि उनको कोई हार्म नहीं हो। बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है आज के संदर्भ में हमारा पेरेंटिंग भी, और एडुकेशन का प्रोसेस भी बहुत ही गंभीर चैलेंज है हमारे सामने कि हम लोग सही तरह से इस पूरे प्रोसेस को लेके जाएं ताकि बच्चों के लिए डेंजर जोन में उनको हम ना भेजें, क्योंकि हमारी भी जिम्मेवारी एज ए अभिभावक, एज ए टीचर, एज ए एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर ये हो जाती है कि हम उनको कहीं पे ऐसे डाल देते हैं। जैसे आपने हाईवे की बात की, तो अगर हमने ऑनलाइन में उनको बोला है कि बार बार आप ऑनलाइन आइए, चीजों को देखिए, पढ़ाई कीजिए, तो ऐसा नहीं हो कि वो कहीं भटक जाएं। तो उनको कुछ एटिकेट्स भी हमें सिखाने पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि अब उनको अगर हम उनसे बात करें तो एक अजूबा की तरह नहीं देखें कि मोबाइल पे जाना, ऑनलाइन जाना, सोशल मीडिया को यूज करना उनके लिए एक अजूबा नहीं होना चाहिए। उनके लिए बिल्कुल वैसे सामान्य शिष्टाचार जैसे हम व्यक्तिगत रूप से बैठते थे, आपस में लोगों से बात करते हैं, बड़ों को सम्मान देते हैं, महिलाओं को सम्मान देते हैं, अपने सहपाठियों को सम्मान देते हैं, वैसा ही सम्मान का भाव रख के मन में तब वो इस वर्चुअल वर्ल्ड में इंटर करें और वर्चुअल वर्ल्ड के भी कुछ शिष्टाचार को अपने पूरे व्यवहार का अंग बना लें। तो मुझे लगता है कि हमें इस एटिकेट्स के बारे में उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये उनको ऐसा हो जाना चाहिए अब कि ये कोई अजूबा नहीं है उनके लिए, ये उनकी जिंदगी है। और मैं तो ये देखती हूँ कि कई बच्चे बिल्कुल इतना लगाव महसूस करते हैं कि उनको अगर कुछ कमेंट मिल जाता है इस तरह से सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल दुखी हो जाते हैं। जैसे हम जैसे लोग अगर ऐसे पे कोई कमेंट मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी जिंदगी ऐसे शुरू हुई है और हमारी पीढ़ी और हमारे की बात की थोड़ी पीढ़ी के लोगों को ऐसे शुरू हुई है कि ठीक है हमारा तो बाहर की सोसाइटी हमारा ज्यादा हमें रिकॉग्नाइज करता है, हमें आइडेंटिटी देता है, पर उनकी डिजिटल आइडेंटिटी उनके लिए सब कुछ होता है। तो ऐसे कमेंट और ट्रोलिंग जो होती है उनको डिप्रेशन में भी ले जा रही है। ऐसे कई केसेस भी मिले हैं कि कई बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, कई बच्चों को बहुत उनका मूड खराब हो जाता है कि इवन कि अगर फेसबुक पे लाइक्स नहीं मिलते हैं तो उससे उनका मूड खराब हो जाता है। तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कुछ एटिकेट्स हम सभी बच्चों को सिखाएं कि आखिर उनको क्या करना है और क्या एथिकल है। एक्चुअली सिर्फ एटिकेट सिखाने की बात नहीं, बल्कि उनको ये देखना पड़ेगा कि नैतिकता की अगर हम बात करते हैं, जो बच्चों में संस्कार और नैतिकता की बात करते हैं, उस नैतिक शिक्षा में ये रच बस जाना चाहिए कि ऑनलाइन एजुकेशन में मतलब अगर आप जाते हैं या मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं, चाहे वो उनका सोशल मीडिया को यूज करना हो, चाहे ईमेल आईडी यूज करना हो या ईमेल के को यूज करना हो, तो क्या एटिकेट्स उनके होने चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि वो जिससे भी बात कर रहे हैं वो भी एक मानव है, तो उसकी एक डिग्निटी है, उसकी एक प्राइवेसी है, उसके प्रति उनका एक सम्मान होना चाहिए। जो हम ऐसे ही सामान्य जीवन में सिखाते हैं कि आप बड़ों का सम्मान करें, अपने घर की महिलाओं का सम्मान करें, अपने साथ सहपाठी लड़कियों का सम्मान करें, तो हमें वो भी देखना पड़ेगा उस संस्कार के साथ वो वहां पे जाके अपने सोशल मीडिया को यूज करें। मैं देखती हूँ कई बार हम लोगों ने कई बार बातें भी की हैं कि वीडियो गेम में बच्चे इंडल्ज होते हैं,
तो वहाँ पे बहुत डिफरेंट उनका व्यवहार होता है। एक्चुअली कई बार बच्चों का एक ऐसा वो स्वतंत्र खुद को महसूस करते हैं कि अभिभावक से थोड़े अलग हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। उनका फ्रेंड अगर कुछ असंवैधानिक शब्द भी यूज करता है गेम्स पे, अगर कोई वर्चुअल प्लेयर उन्होंने बना लिया या कोई कैरेक्टर बना लिया, उससे रिलेट कर रहे हैं, तो कोई ऐसे असंवैधानिक शब्द वो लिख सकते हैं वहां पे। उनको लगता है कि उनके अभिभावक नहीं देख रहे हैं। तो या कोई हार रहा है तो उसको बहुत गंदा कमेंट कर देना, बहुत नेस्टी कमेंट कर देना। तो उनको ये बातें जाननी चाहिए कि ये उनको नहीं करना है। अगर हम बाहर जैसे खेल खेलते हैं, वैसे वो वही खेल वहां भी वो खेल रहे हैं। तो उनको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो हम बोलते हैं कि बाहर अगर क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उनके अंदर आती है, जिससे उनके व्यक्तित्व को एक नई चीज मिलती है, वैसे स्पिरिट से ही वीडियो गेम भी खेलें, वैसे स्पिरिट उनके अंदर आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा अब इन सब बातों पे बात करनी चाहिए, क्योंकि मेरा एकदम से मानना है कि हम अब सामान्य रूप से इसको अपना लें। वर्चुअल वर्ल्ड में जो जाना है, तो हमें वो हमारे पूरे जीवन का ही एक हिस्सा होना चाहिए। तो आप सभी विशेषज्ञ हैं इसमें, और मुझे लगता है कि हम लोग आगे इस पे मेरा बहुत, क्योंकि मैं इस पे काम भी कर रही हूँ कि बच्चों को लिंक्स दूं और बच्चे पढ़ाई करें, और बच्चों, कई बार हम लोगों ने बाल सुरक्षा संरक्षण पे भी बहुत काम किया है। तो इस पर जितनी बार हम लोग इस पे जाते हैं और आगे देखते हैं, बात करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि इस पे हम लोगों को इसको अब एकदम बिल्कुल आत्मसात कर लेना चाहिए कि ये वर्ल्ड भी अब हमारा है, और इसमें पेरेंटिंग भी अब ऐसी होनी चाहिए। पेरेंट्स को भी सीखना पड़ेगा कि उनके सामने चुनौती है कि बच्चों को ये सिखाएं कि उनके बच्चे वर्चुअल वर्ल्ड में भी जब एंटर करते हैं, वहां जो उनकी एक्टिविटी होती है वो एक उनके संस्कार को लेके एक्टिविटी हो। तो हम लोग उसको इस तरह से देखने, मतलब मेरा मानना है कि इस तरह देखें। तो इसलिए मैंने आपका बहुत वेलकम है कि इस तरह के प्रोग्राम हम कर रहे हैं, और हमारे डिस्ट्रिक्ट के बहुत एडमिनिस्ट्रेटर भी ये देख रहे हैं, और जब वो टीचर से बात करेंगे तो इस बिंदुओं पे बात करेंगे। उनका भी कैपेसिटी बिल्डिंग हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल नया है हम सबके लिए। मैं भी आज दूसरी बार जूम पे आपसे बात कर रही हूँ, तो हम सब लोगों के लिए बिल्कुल नया है। हम सब बिल्कुल अब स्पीड में अब इन चीजों को देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि मुझे भी बहुत कंफर्टेबल अब लग रहा है दूसरी बार में। पहली बार मुझे कल मीटिंग हुई तो बहुत बुरा लग रहा था कि अब ये कैसे करें, क्या करें, लेकिन आज मुझे थोड़ी कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। तो ऐसे ये भी है कि अब जैसे भी इसकी आदत बनती जाएगी, तो ये आदत हम लोगों के सामान्य जीवन में बिल्कुल उसका अंग बन जाए, और कोई अजूबा न रहे। क्योंकि बच्चे वहां जाके ऑफेंसिव कमेंट तभी करते हैं जब उनको लगता है कि अजूबा चीज उनको मिल गया, जो उनको ऐसे सामान्य जीवन में नहीं मिलता था। अगर उनको अपने किसी को ट्रॉल करना है, तो वहां वो कर सकते हैं। वहां को ना उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, ना उनके टीचर देख रहे हैं, वहां कुछ भी वो लिख दे सकते हैं। तो इस तरह का कुछ एटिकेट हम लोग को हमारी पूरी पद्धति का एक अंग हो जाना चाहिए कि बच्चे पूरे एटिकेट्स को जाने और उसके अनुसार ही वहां पे एक्ट करें। थैंक यू किरण जी। और क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा, हम टाइट चल रहे हैं टाइम में, इमीडिएटली हम मूव करते हैं गंगवार साहब के पास। और सर, इनफैक्ट मैं पहले क्विकली इंट्रोड्यूस कर दूं, जितेंद्र सिंह गंगवार सर, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट बिहार, पटना एंड स्पेशल ब्रांच बिहार, दोनों इनफैक्ट स्पेशल ब्रांच को भी हेड कर रहे हैं। और बी है सर सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT रुड़की। उसके बाद सर ने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किया है पुलिस मैनेजमेंट में। एक्सटेंसिव इनफैक्ट नॉलेज है इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्जिंग ड्यूटीज, मॉरल करेज एंड कमिटमेंट। सर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं, और कमिटमेंट के लिए सर को उनके कार्य के लिए सराहा भी गया है। He has been successful in efficiently tackling all the law and order problems from effectively control crime, and introduced many proactive and innovative policing initiatives. And that's why sir is here, because of introduction of very innovative and policing initiatives. He has been awarded President's Police Medal for meritorious service on the occasion of Republic Day 2010. He was again awarded President Police Medal for distinguished service on the occasion of Republic Day in 2019. जस्ट पिछले साल ही सर को मिला है। और अभी सर ADGP इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट पटना स्पेशल ब्रांच बिहार में है। सर का बहुत ही रुचि है ड्रग अवेयरनेस एंड साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम्स को बढ़ाने में। पेंटिंग कॉम्पिटिशन भी सर ने ऑर्गेनाइज किए हैं ऑन दीज सब्जेक्ट्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो सर का इनफैक्ट वंस अगेन वेलकम आपका, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ, in fact static presentation hai, so I'll request sir if you can begin with that. Yes.
वेलकम टू ऑल। एक प्रेजेंटेशन है, अगर आप उसको दिखा सकते हैं। सभी जो पैनलिस्ट हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। और विनीत जी, आपने बहुत अच्छे से सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया। मंसूर जी, पूर्णेंदु जी, किरण जी ने बहुत अच्छे से इसको एलेबोरेट किया है। मैं केवल इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे जिसकी बात की गई, उस पर हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बिहार भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो अब जैसे हम लोग समझना चाहते हैं, एक बहुत सिंपल चीज है कि साइबर क्राइम क्या है। तो जो भी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन है, कंप्यूटर्स हैं, वाईफाई हैं, या जो भी डिवाइसेस हैं, आईसीटी डिवाइसेस हैं, किसी भी तरह के लैपटॉप हैं, आईपैड हैं, उसका अगर हम लोग यूज करते हैं और किसी भी व्यक्ति को शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक क्षति पहुंचाते हैं, तो ये हम लोग साइबर क्राइम की डेफिनेशन में लाते हैं। आप लोगों को पता होगा, मैं जानकारी दे दूं कि आईटी एक्ट 2000 में बनाया था भारत सरकार ने, जो पूरे देश में लागू है, और उसमें 2008 में चेंजेस किए थे। तो उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और इकोनॉमिक जो हमारी प्रोग्रेस है, बिजनेस इंटरेस्ट है, ई कॉमर्स की बात है, उस पर भी हमारा ये एक्ट प्रभावी है। लेकिन विशेष रूप से हम लोग क्रिमिनल इंटेंशन और क्राइम की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें उसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट। देखिए, बहुत सिंपल तरीके से बताया गया है स्टॉकिंग या बुलिंग क्या है। एक कोई चिकन है, उसके कह रहे हैं कि चिकन फ्राई करके खा जाना है, या एक पिकॉक है वो, और उसके पिकॉक की एक दूसरी पिक्चर, उसको एक मतलब कहना चाहिए उसकी मॉर्फ करके एक दूसरी पिक्चर बना के डिफेम किया जा रहा है। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो साइबर वर्ल्ड में होती हैं। बच्चों को सिखाने के लिए बहुत अच्छी चीज है कि किस तरीके से जो वास्तविक चीजें हैं उनको बिगाड़ के साइबर मीडिया में आप लोग पेश कर सकते हैं। और ये हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट के रिस्क हैं जो सब लोगों को, हम लोगों को बचाना चाहिए था। मैं स्पेसिफिकली मेरे क्या रिकमेंडेशन है, मैं लास्ट में आऊंगा। नेक्स्ट। ये एक बहुत ही नई क्राइम सामने आ रहा है, खासकर हमारे जो नए जो हमारे यंग एज के बच्चे हैं, इसको बोल रहे हैं चाइल्ड ग्रूमिंग। जिस तरीके से किसी भी चीज के लिए ग्रूमिंग की जाती है, तैयार किया जाता है, वैसे ही जो हमारे साइबर वर्ल्ड में एक्सप्लॉयटेटिव एजेंसीज या उनके एलिमेंट्स बैठे हुए हैं जो बेसिकली चाइल्ड को एक्सप्लॉयट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सबसे पहले इमोशनल बॉन्ड बनाते हैं बच्चे के थ्रू, सोशल मीडिया पर या चैट के थ्रू या किसी और माध्यम से, और बाद में उनका ट्रस्ट, उनका विश्वास हासिल करते हैं, और बाद में उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो इसको रोकने के लिए हम लोगों को, सब बच्चों को बताना पड़ेगा कि अपनी प्राइवेसी सेटिंग को कैसे हम लोग कंट्रोल करें, कैसे उसको लिमिट करें। जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको बताना पड़ेगा कि रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सोशल मीडिया क्या है, कैसे करें, उनको एजुकेट करें, और स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी सेटिंग ही इसका एक बहुत उपाय हो सकता है। चाइल्ड ग्रूमिंग एक बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसमें डायरेक्टली किसी बच्चे को अप्रोच नहीं करते, पहले उसको इमोशनली उसको ग्रिप में लेते हैं जो हमारे गैंग के लोग हैं, और फिर उसके बाद उनको एक्सप्लॉयट करते हैं। इसमें कई बार देखा गया है यंग बच्चों को, बच्चियों को, कि उनको कहते हैं कि आप अपने कपड़े उतारो, वीडियो बनाओ, आपका शरीर हम देखेंगे, आपकी बॉडी देखेंगे कैसी है, फिर आपको हम एक्सरसाइज बताएंगे, योगा बताएंगे। तो ये सारी चीजें बहुत सीरियस हैं। तो इस पर हम लोगों को बहुत ध्यान देना है, खासकर जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी इस पे ध्यान देना होगा कि इस तरह की कोई घटनाएं अगर कहीं बच्चे के जेहन में आ रही हैं, या कोई बच्चा ऐसे ग्रिप में आ रहा है, उसको निश्चित रूप से हम लोग चिन्हित करेंगे। नेक्स्ट। अब ये हमने खाली एक ऑफेंस के बारे में बताया है। अगर कोई जुवेनाइल है और ये पॉक्सो एक्ट है, तो उसमें हमारे पास में बहुत गंभीर अपराध बनता है, कॉग्निजेबल है, एफआईआर होती है, और उसमें बहुत जबरदस्त पनिशमेंट है। तो ये इस तरह के किसी बच्चों को ग्रेटिफिकेशन के लिए या किसी और पर्पस, इस तरह की पर्पस के लिए अगर उसके पिक्चर्स यूज वगैरह करते हैं, तो इस तरह के हम लोग एफआईआर करते हैं। नेक्स्ट। चाइल्ड पोर्नोग्राफी में फोटोज, वीडियोस, टेक्स्ट, ऑडियो,
सेक्सुअल नेचर के आ सकते हैं, न्यूडिटी आ सकती है। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से अगर उसके पब्लिश करते हैं तो आप निश्चित रूप से आईटी एक्ट की जो हमारी सेक्शंस हैं, स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, उसमें 5 साल से लेकर 10 साल तक की सजा है। तो ये कहीं ना कहीं उसकी डेफिनेशन में आएंगे। अभी हम लोगों ने देखा जो बॉयज लॉकर रूम का जो एक पूरा का पूरा एक मामला आया दिल्ली और आसपास के इलाके में, तो उसमें जो ऑफेंसेस हैं वो बहुत सीरियस हैं। तो ऐसे में जो बच्चे जिनकी फोटो पब्लिश की गई वो भी बच्चे थे और जिनके बारे में बहुत टेक्स्ट वगैरह आए, तो ये बहुत ही गंभीर अपराध है। बच्चों को इससे बचना चाहिए और हमारे पेरेंट्स को और एजुकेटर्स को इनको बताना चाहिए कि ये बहुत ही गलत अपराध होगा। ये उसके प्रावधान है, इसमें भी बहुत पनिशमेंट है और ये सेक्शन पूरा का पूरा हम लोग यूज करते हैं। आईटी एक्ट तो यूज करते ही हैं, ये पॉक्सो एक्ट है, स्पेसिफिकली इसमें डील किया हुआ है। नेक्स्ट, ऑनलाइन गेम्स एक बहुत बड़ा एक एडिक्शन हो गया है बच्चों में और जनरली हम देखते हैं कि आजकल बाहर बच्चे नहीं जा पा रहे हैं कोविड संक्रमण के कारण, तो ऑनलाइन गेम्स के बहुत एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, बच्चों को इंटाइज कर रहे हैं और वो बच्चों के गेम्स के ऐसे उनको डिजाइन करते हैं कि एक लेवल पार करिए तो आपको इतना उसका जो है पॉइंट्स मिलेंगे, स्कोर मिलेगा, फिर दूसरे लेवल पे जाइए तो आपको ये मेडल मिलेगा। उसके कई सारे लेवल पे बच्चों को ले जाके वो इंटाइज करके और बिल्कुल ही बच्चों को इनबाउंड कर देते हैं कि वो उस गेम में ही लगे रहें और इसका उनके मस्तिष्क पर, बॉडी पर और उनके इमोशन पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। ब्लू वेल गेम का चैलेंज हमने देखा, पबजी गेम का हमने चैलेंज देखा, इस तरह के गेम्स बनाए जाते हैं, वो एडिक्टिव है। तो बच्चों को बताना है कि एडिक्शन है, इससे दूर रहें। ये उसी तरह का एडिक्शन है जैसे किसी नशे का या किसी नार्कोटिक्स का या किसी और भी इस तरह के पदार्थ का एडिक्शन है, वैसे ये साइबर एडिक्शन। इससे बच्चों को बचाने के लिए पेरेंट्स को और एजुकेटर्स को बताना होगा। नेक्स्ट, साइबर स्टॉकिंग, या हम हिंदी में या सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि साइबर छेड़खानी या साइबर तरीके से किसी को पीछा करना। तो इसमें देखा गया है कि कोई लड़का किसी दूसरे लड़के को या कोई लड़की को अमूमन अनसॉलिसिटेड मैसेजेस भेजना, पिक्चर्स भेजना, कॉल करना, ब्लैंक कॉल करना, ईमेल भेजना, इस तरीके से लगातार तंग करते हैं और जो बच्चे तंग हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं इससे मानसिक रूप से बहुत दुखी हो जाते हैं। पढ़ाई का समय है, एग्जाम का समय है, ऐसे लोगों में बहुत ही चिड़चिड़ापन आ जाता है, जो हम लोग डील करेंगे आगे, जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो बताएंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या आ सकती है, पेरेंट्स और टीचर्स को इसके बारे में भी बताना है। तो साइबर बुलिंग भी बहुत बड़ी समस्या है। हमने चाइल्ड ग्रूमिंग की बात की, पोर्नोग्राफी की बात की, स्टॉकिंग की बात की और इस तरह से हमारे जो नए नए क्राइम ऑनलाइन पर है उस पर हम फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये लॉज हैं, ये ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बताना चाहूंगा। सब में एफआईआर होती है, कार्रवाई होती है और ये नॉन बिलेबल ऑफेंस है और इसमें अगर कहीं पर सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात आती है तो ये बहुत ही सीरियस हो जाता है। तो इसको हम लोग और सीरियसली डील करते हैं। सब में एफआईआर होती है, जेल जाना पड़ता है। ये चीजें बच्चों को बताने की जरूरत है। नेक्स्ट, चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी एक ऑनलाइन चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक इशू है। इसमें इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट की धाराएं लगती हैं। कोई भी चाइल्ड जो 16 साल से कम उम्र का है किसी भी तरह से चाइल्ड ट्रैफिकिंग का शिकार बनता है या जो लोग इसको डील करते हैं, तो इसमें भी बहुत तरह की शिकायतें आती हैं। कई बार हमने देखा है बिहार से भी और बाहर से भी बच्चे किसी लोभ में चले जाते हैं घर से बाहर और उनको ये बताया जाता है कि आप बॉम्बे जाइए, आपको मूवी में जो है पार्टिसिपेट करने को मिलेगा, टीवी सीरियल में पार्टिसिपेट करने को मिलेगा, या आजकल बहुत सारे ऑनलाइन स्टेज शोज आ गए हैं जहाँ पे ऑडियो है, आप गाना गाते हैं, आप वहां चलिए, और ऐसे बच्चों को ले जाके बच्चे बेसिकली वो बच्चे ट्रैफिक हो जाते हैं। तो ऐसे में भी बच्चों को बताना है कि कोई भी इस तरह का प्रलोभन देता है कि आपको घर छोड़ के जाना है, आपको बाहर लेके जाना है, 2 घंटे के लिए जाना है, आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, आपको इनाम मिलेगा, ये सब चीजें बहुत ही धोखेबाज लोग कर सकते हैं और बहुत इसमें खतरा है। नेक्स्ट, मॉर्फिंग, देखिए एक टेक्निक है जिसमें 2 पिक्चर्स को डिजिटली मर्ज कर देते हैं और किसी भी व्यक्ति का चेहरा में किसी दूसरे व्यक्ति का चेहरा बना के उसको अप्रोक्सीमेट कर देते हैं किसी दूसरे आदमी से। ये
साइंटिफिकली इसका कई और जगह भी यूज है, लेकिन जो परेशान करने वाले लोग हैं, क्राइम करने के लोग हैं, वो आपके पिक्चर्स को मॉर्फ करके और किसी डेड बॉडी पर आपकी पिक्चर लगा देंगे, ये कह देंगे कि आपकी डेथ हो गई, या कोई और भी चीजें हैं जो मॉर्फ कर सकते हैं। या इसका एक बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, किसी भी लड़की का फोटो किसी और लड़की के साथ में जोड़ के आपको एक्सप्लॉयट कर देंगे और आपका नाम खराब होगा। तो ये बच्चे और इस तरह के जो क्रिमिनल हैं जो इनके ट्रैप में आ जाते हैं, उनसे बचने की जरूरत है। सलाह हमको देनी पड़ेगी सब बच्चों को और पेरेंट्स को। फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर मैं विशेष रूप से, या ट्विटर पर, या सोशल मीडिया के जो भी अकाउंट्स हैं, इस पर हम लोगों को समझ लेने की जरूरत है कि जो सामने व्यक्ति दिख रहा है उसने जो पिक्चर लगाई हुई है वो उसकी नहीं भी हो सकती है। और डिजिटली ये पॉसिबल है कि मैं एक मेल नाम से अकाउंट बनाऊं और वास्तव में मैं फीमेल हूं, या मैं फीमेल नाम से अकाउंट बनाता हूं और वास्तव में मैं कोई 40 ईयर 50 ईयर 70 ईयर्स का कोई क्रिमिनल हूं, और मैंने कोई यंग लड़की का फोटो बना के इंटाइज करने के लिए अपना ऐसा प्रोफाइल बना दिया। ये बच्चों को बहुत बताने की जरूरत है कि फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ट्विटर हैंडल बन रहे हैं, बहुत सारे चल रहे हैं। हम लोग इन सर्विस प्रोवाइडर से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इनसे बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के तहत अभी लाखों की संख्या में फेक प्रोफाइल को हटाया भी गया। लेकिन फिर भी ये तो किसी भी समय बन सकते हैं। बहुत सारे लोग प्रोफाइल बनाते समय अपनी एज को छुपा लेते हैं। यहाँ पे मैं ध्यान देने की बात यह है कि पेरेंट्स को बताना होगा, टीचर्स को बताना होगा कि सब बच्चों से पूछें कि आपके कौन कौन से प्रोफाइल हैं। कुछ हम लोगों को इसका सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। विल कम ऑन दैट स्पेसिफिक रिकमेंडेशन इन द लास्ट। नेक्स्ट, डिफेमेशन एक बहुत बड़ी चीज है, किसी को बदनाम करना, और बदनामी ऑनलाइन बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी ट्रेवल कर जाती है। ऑनलाइन उसकी कॉपीज बन जाती हैं, वीडियोस बन जाते हैं, ऑडियोज बन जाते हैं। बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं। तो ऑनलाइन साइबर डिफेमेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इससे भी हम लोगों को बचना है और इसकी सेफ्टी के लिए बच्चों को बताना होगा। नेक्स्ट, ये सेफ्टी टिप्स हैं। देखिए, बहुत सारे पॉइंट्स तो हम ऑलरेडी कवर हो गए हैं, बट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइस बच्चों को न दें, और जब भी दें तो उसमें पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर भी रहता है, उसको आप इंस्टॉल करें, जिससे पेरेंट का कंट्रोल रहेगा। पेरेंट्स को ये पता चलेगा कि आप क्या देख रहे हैं, बच्चे कब देख रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि बच्चों के नाम से प्रोफाइल बनाएं और उस प्रोफाइल को बाद में ट्रैक करें कि बच्चे ने कहाँ कहाँ गए, किस किस साइट्स पर गए। बच्चे जब ऑनलाइन रहें, ऐसा नहीं करना चाहिए कि बच्चों को ऑनलाइन छोड़ दिया, लैपटॉप दे दिया, इंटरनेट दे दिया और बच्चे कुछ भी कर रहे हैं। जब वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो पेरेंट्स को, टीचर्स को उनके पास रहना चाहिए, और ये बताना पड़ेगा पेरेंट्स को कि आप उनके पास रहें, जिससे पता चले कि वो ऑनलाइन हाईवे पर कहाँ जा रहे हैं। किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, पासवर्ड है, बैंक अकाउंट है, इवन घर का एड्रेस है, टेलीफोन है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी इस तरह की चीज साझा नहीं करें। बच्चे अभी जो कोविड संक्रमण में पढ़ रहे हैं, उनको बहुत बताने की जरूरत होगी कि कोई भी इस तरह की लिंक आती है, आपको कहेगी कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूंगा, या ये चैप्टर का होमवर्क मैं आपको कर दूंगा, प्लीज शेयर योर फोटो। कभी भी शेयर नहीं करें, क्योंकि इस तरह के क्रिमिनल ये साइट बनाते रहते हैं। बच्चों को उनको पता है कि बच्चे आजकल ऑनलाइन है, मैथ्स की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, साइंस के प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो एक साइट बना देंगे और साइट आपके पॉपअप में चली जाएगी। तो बच्चों को बताना है कि कोई भी चीज आपको शेयर नहीं करना, जो वहां से मटेरियल आ रहा है केवल उतना ही आप पढ़ें, केवल उतना पढ़ें। आप यहां से कोई जानकारी नहीं दें, फोटो भी नहीं दें। और इसी तरह से कैसे बच्चों को ब्लॉक करना है सोशल मीडिया पर, कैसे उनको अनफ्रेंड करना है, कैसे उनको हटाना है, कैसे उनको अवॉइड करना है, रिपोर्ट करना है, इसके बारे में भी बच्चों को बताना बहुत बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, निजी तस्वीर, ये वही पॉइंट था जो मैंने कहा, निजी तस्वीर डालने से मना करें, दूसरों से संबंधित गलत जानकारी पोस्ट करने से मना करें, किसी भी अनजान व्यक्ति का ईमेल की जवाब नहीं देना है। किसी मेल के ओपिनियन पोल भी आजकल कर रहे हैं कि ओपिनियन पोल हम कर रहे हैं और सरकार क्या कर रही है, कोविड संक्रमण कैसे होता है, ओपिनियन पोल। इस तरह से भी आप समझिए कि मैलवेयर आपके सिस्टम में आ सकते हैं। इस तरह का कोई भी काम बच्चों को ना करें, पेरेंट्स भी नहीं करें, ये सबके लिए है।
टीचर और पेरेंट्स को भी बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए और बच्चों की मेमोरी में कोई भी बात डालने के लिए समय समय पर साइबर अपराध के बारे में, जागरूकता के बारे में बताना चाहिए। नेक्स्ट, ये हमारे रिपोर्टिंग पोर्टल है, मैं चाहूंगा कि इसको भी साझा किया जाए और लोगों को बताया जाए। जैसा कि विनीत जी शुरुआत में बता रहे थे आप, और मंसूर जी ने भी बताया था कि ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, रेप या अदर साइबर क्राइम के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑल इंडिया cybercrime.gov.in का वेबसाइट बनाया है। उस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। इसमें 2 तरह से शिकायत होती है। आप एनोनिमस भी कंप्लेंट डाल सकते हैं। अगर आप अपना नाम, पता, एड्रेस नहीं देना चाहते हैं तब भी आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। जाएंगे, जाने दीजिए जी। और cybercrime.gov.in, और दूसरा एक ऑल इंडिया हेल्पलाइन है 155260। 155260 पे जाके आप बच्चे अपनी साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई भी शिकायत 155260 पे कर सकते हैं। अगर वो अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस देंगे तो वो अपनी कंप्लेन को ट्रैक भी कर सकते हैं। ये नंबर्स हैं बेसिकली साइबर क्राइम के। नेक्स्ट, ये इसके अलावा जो साइबर सिक्योरिटी का अवेयरनेस का हैंडल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, साइबर दोस्त, इसको ट्विटर हैंडल पर टीचर्स जा सकते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग लगातार जाएं उस पे, साइबर दोस्त पे लगातार इसके ट्विटर हैंडल पर साइबर सेफ्टी से रिलेटेड टिप्स निकलती रहती हैं। जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, इसके भी व्हाट्सएप नंबर हैं, इस पे भी जाके शिकायत की जा सकती है अगर महिलाओं से, बच्चियों से संबंधित कोई शिकायत है। चिल्ड्रन हेल्पलाइन नंबर 1098, विमेन हेल्पलाइन नंबर 1091, और हमारा साइबर क्राइम सेल फेसबुक का आईडी हमारा है, जो साइबर क्राइम सेल बिहार है उसका साइबर सेल -bih@nic.in है। इस पर हमको आप ईमेल कर सकते हैं। हमारे साइबर सेल का एक फोन नंबर है 06122216 इस पे भी हम लोगों को कॉल कर सकते हैं। हमारे बिहार पुलिस का फेसबुक है, उस पे हम लोग लगातार अवेयरनेस मटेरियल भेज रहे हैं। तो इस तरह का हम लोग बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं। तो दैट वाज अबाउट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। थैंक यू। मैं 2 मिनट और बात करूंगा स्पेसिफिक, बिकॉज समय थोड़ा सा नहीं है। तो एक तो मैं यूनिसेफ के पदाधिकारी हैं, एजुकेशन प्रोजेक्ट के पदाधिकारी हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा, नाउ आई एम कमिंग टू स्पेसिफिक सजेशंस। जो भी ऑनलाइन मटेरियल्स हम लोग बना रहे हैं और भेज रहे हैं बच्चों को, उसमें हर बुक के शुरुआत में नेट के जो एटिकेट्स हैं, सुरक्षा के जो टिप्स हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके 20-25 पॉइंट्स बना लें। और हर बुक के शुरुआत में, जैसे हम लोग फिजिकल बुक खोलते हैं उसके फर्स्ट पेज पे रहता है प्रकाशक का नाम, वैसे ही हर ऑनलाइन बुक जो आप दे रहे हैं, मटेरियल दे रहे हैं, उसके फर्स्ट पेज पे रहे। दूसरा, हर चैप्टर में फर्स्ट पेज रहे साइबर सिक्योरिटी पर, 8-10 पॉइंट रहे, बच्चे उसको पढ़ें। तीसरा सजेशन इससे रिलेटेड ये है कि उसको बच्चे स्किप नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि उसको स्किप कर जाए, तो आप उसमें बॉक्स बना दें, हर बॉक्स को बच्चे को टिक करना है। क्या अपना पासवर्ड आप बदलते हैं, बच्चे को टिक करना है। क्या आप अनजान लोगों से फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, नहीं, उसको बच्चे क्रॉस करेंगे। क्या आप इस तरह का रिपोर्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम आता है, यस। तो ऐसे क्रॉस और टिक को आप एक ऑनलाइन हर चैप्टर के शुरुआत में दें, जो 10 से 15 सेकंड का होगा, एंड दैट विल बी कंपलसरी। उसको बच्चे बाईपास ही नहीं कर पाए। जैसे मैथ्स का एक चैप्टर शुरू होने वाला है, उसके पहले ये 10 सेकंड का ये आपका ऑनलाइन आपका एक सेफ्टी प्रोटोकॉल रहेगा, उसके बाद ही आप इंटर करेंगे चैप्टर में। तो ये बहुत ही पॉसिबल है, ये डिजिटली बहुत ही पॉसिबल है। इसको आप करेंगे तो हर बार बच्चा उसको रिवाइज करेगा। कभी उसके पेरेंट्स आएंगे, कभी उसके कोई और आएगा, तो वो देखेंगे कि बच्चा इसको टिक कर रहा है। मैं समझता हूं जिस तरीके से बच्चों को टेबल्स याद कराई जाती हैं, बार बार उसको हम लोग रोट लर्निंग बोलते हैं। तो बार बार ये चीजें अगर हम लोग करेंगे, उसको सिस्टम बाईपास नहीं होगा। हर बार बच्चा हर चैप्टर के सामने अगर टिक करेगा तो आई थिंक ये बच्चों के सिस्टम में जाएगा। दैट वाज द फर्स्ट। दूसरा मेरा स्पेसिफिक सजेशन है कि अब हर सब्जेक्ट ऑनलाइन हो गया है,
तो जो क्लास की क्लास टीचर है वो सभी सब्जेक्ट को जानती हैं, या तो क्लास टीचर या कोई एक और टीचर साइबर क्राइम से रिलेटेड या साइबर स्टॉकिंग या साइबर की परेशानी या इंटरनेट वर्ल्ड की परेशानी, इससे डील करने के लिए 5 से 10 मिनट कोई एक टीचर को आप ट्रेन करिए। वो टीचर थोड़ा सा साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और थोड़ा इंटरनेट को समझता हो, वो हर दिन बच्चे से 5 मिनट निश्चित रूप से बात करे। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि क्लास टीचर कैन बी द बेस्ट बेट, और सेकंड बेस्ट बेट मैं आपको बताता हूं, सेकंड बेस्ट बेट होते हैं स्पोर्ट्स टीचर, क्योंकि स्पोर्ट्स टीचर के साथ में बच्चे बहुत घुल मिल जाते हैं और स्पोर्ट्स टीचर को पता रहता है कौन सा बच्चा आज स्पोर्ट्स में ध्यान नहीं दे रहा है, कौन गुमसुम बैठा हुआ है, कौन उदास बैठा हुआ है, किसका खेलने में मन नहीं लग रहा है, कौन जो है पिछले कई दिनों से चिंतित है, चिड़चिड़ा है। तो एक टीचर को या 2 टीचर को आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। क्लास में जब भी ओपन होगी क्लास, तब उस समय आपको 5 से 10 मिनट एक टीचर को मैसिवली ट्रेन करना पड़ेगा ऑनलाइन बिहेवियर, जो बच्चों में पैटर्न चेंज हो रहा है। तो ये मेरा दूसरा स्पेसिफिक रिकमेंडेशन था। वन वाज अबाउट द ऑनलाइन कंटेंट चेकलिस्ट, नॉट टू बी बाईपास ईच चैप्टर में, और दूसरा एक स्पेसिफिक टीचर की ट्रेनिंग जो हर दिन बच्चों से 5 से 10 मिनट निश्चित रूप से बात करें। तीसरा मेरा ये कहना है कि स्कूल में और बच्चों में और स्कूल के प्रोग्राम में एनसीसी या इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोग्राम है, जो जनरली आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी, डिसिप्लिन, परेड या इस तरह की चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर उनके क्यूरिकुलम को थोड़ा सा ऑनलाइन पर भी हम लोग चेंज कर दें, इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन, इट्स ऑल अबाउट रिस्पेक्टिंग विमेन, इट्स ऑल अबाउट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ, इट्स ऑल अबाउट डिफेंडिंग योर ओन प्राइवेसी, इट्स ऑल अबाउट नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग टू अदर्स। बेसिकली नेट एटिकेट्स में अगर एनसीसी, एनएसएस या इस तरह के और भी प्रोग्राम है उसको डॉकटेल कर दें, तो हमारे स्कूल में बहुत ही कम रिसोर्सेस में थोड़े से चेंजेस करने से एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन आएगा। बिहार कैन बी ए मॉडल ऑफ इट। एंड लास्ट में मेरा स्पेसिफिक पॉइंट ये था, हम लोग साइबर क्राइम सेल में पिछले 2 महीने से मेरे निर्देश पर हम लोगों ने एक साइबर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। ये व्हाट्सएप ग्रुप मेरे सभी पुलिस स्टेशन में बना हुआ है। हर पुलिस स्टेशन में 200 जो उस पुलिस स्टेशन में रहने वाले टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, रिटायर्ड प्रोफेसर, पॉलिटिशियन, सब तबके के लोग उस थाना पुलिस स्टेशन के ग्रुप में जुड़े हुए हैं। बिहार में करीब 1100 पुलिस स्टेशन है। हर थाना को करीब 200 लोगों को जोड़ने की बात बताई गई है। हर एसपी ने एक ग्रुप बनाया हुआ है। कहने का मतलब यह कि आज हमारे पास में 1.5 लाख लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं। हम लोग पर डे उनको एक साइबर सुरक्षा का टिप देते हैं। उनके व्हाट्सएप ग्रुप में जाता है, हम एसपी को भेजते हैं, एसपी थाना को भेजते हैं, थाना से पब्लिक में जा रहा है। 1.5 लाख लोगों को पर डे जा रहा है। हमारे बच्चों की संख्या करीब 10 लाख। व्हाट्सएप ग्रुप की एक लिमिट है कि 256 से ज्यादा हम लोग नहीं रख सकते। अगर कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर्स हमको मिल जाए जो हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को दें, एजुकेशन डिपार्टमेंट इंटर्न अपने डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस, स्कूल को दे और इस स्कूल के प्रिंसिपल के थ्रू अपने स्कूल के बच्चों में जाए, तो ये जो साइबर सुरक्षा का टिप है, पर डे एक टिप हम लोग दे रहे हैं, वो अभी 1.5 लाख लोगों को पहुंच रहा है। अगर हमारे एजुकेशन प्रोजेक्ट के व्हाट्सएप ग्रुप से हम लोगों को अगर हम लोग एक्सपैंड करेंगे, इमीडिएटली 15 से 20 लाख बच्चों के बीच, पेरेंट्स के बीच प्राइमरी कांटेक्ट के रूप में हम पहुंच जाएंगे। सेकेंडरी कांटेक्ट में हम लोग बहुत पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिसको हमने भेजा फिर वो अपने रिश्तेदारों को भेज रहा है, इंजीनियर को भेजा तो इंजीनियर अपने ग्रुप में भेज रहा है, डॉक्टर को भेजा, डॉक्टर अपने ग्रुप में भेज रहा है। सेकेंडरी कांटेक्ट में हम लोग करीब ऑलरेडी 20-25 लाख लोगों को भेज रहे हैं, लेकिन प्राइमरी कांटेक्ट ही मेरा जब बढ़ जाएगा 1.5 लाख से बढ़कर, तो ये मेरा स्पेसिफिक सजेशन है। मैं चाहूंगा इस प्रोजेक्ट को, इस कॉन्क्रीट सजेशन को हम लोग लेके चलें, तो साइबर क्राइम कमिट होने की बात ही नहीं आएगी। हम लोग प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स पे ही ध्यान दे दें। तो यूनिसेफ जो वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन है बिहार में, काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम चल रहा है, इस पर हम लोग अगर फोकस करें तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प, सजेशन, कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन। और इस पे हम लोग अगर बात करें तो निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में जो ऑनलाइन दुनिया है
जो साइबर स्पेस है, जो 5वां लोक है, जो सुपर हाईवे है, इस पर एक्सीडेंट नहीं हो, इस पर प्रॉब्लम नहीं हो, इस पर क्राइम नहीं हो। लेट अस मेक बेटर नेटिजन्स, बेटर सिटीजन बना देंगे, बेटर नेटिजन बना देंगे, तो हमारे साइबर वर्ल्ड से जो हमारी जो पावर है, इसेंस है, वो निकल के आएगा। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम देश को आगे ले जाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे, वो उसमें कोई एक्सीडेंट नहीं। ये टिप एक बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उन्हें डेली टिप मिल रहा है। तो मूविंग ऑन, टाइम कम है हमारे पास, सर ने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। आई एम श्योर ये पूरा प्रेजेंटेशन अगर सर अलाउ करेंगे तो ये हम सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे और इनफैक्ट हम यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे। और ये जो पूरा वेबिनार है ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप इसे हम इनफैक्ट आगे चल के इसे अपलोड भी करेंगे सोशल मीडिया पर, लोग इसे एक्सेस कर पाए। मूविंग ऑन, हम मूव करेंगे डॉक्टर मनोज शर्मा की तरफ। अब डॉक्टर मनोज के बारे में इनफैक्ट अगर कोई भी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स के बारे में बात करें तो इंडिया में बहुत ही जाने माने एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, अभी फिलहाल निमहांस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बैंगलोर, निमहांस जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है बैंगलोर बेस्ड, उसमें प्रोफेसर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी हैं। प्रीवियसली सर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स दिल्ली के साथ भी रहे हुए हैं। उनका स्पेशलाइजेशन जो है वो टेक्नोलॉजी ओवर यूज एडिक्शन, डेवलपमेंट ऑफ असेसमेंट टूल और स्क्रीनिंग, उसमें है। उनको क्रेडिट किया गया टू स्टार्ट इंडिया का पहला क्लिनिक है जिसे शट क्लिनिक के नाम से जाना जाता है, फॉर शट क्लिनिक सर्विस फॉर हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडिया। और सर मेंबर हैं आज के दिन में, जो कि एक बहुत ही इनफैक्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन अभी कोविड टाइम से माना जा रहा है। सर मेंबर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्ट ग्रुप ऑन एडिक्टिव बिहेवियर्स। सो सर स्वागत है आपका यहाँ पे इनफैक्ट। और मैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और मैं अभी कर रहा हूँ, क्वेश्चंस का भी अंबार लग गया हमारे पास, तो हम लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस को एड्रेस करें। लेकिन जो प्रमुख बातें जो आ रही है, टेक्नोलॉजी पहला जब आप एड्रेस करें सर, तो मैं तीन आपको। दूसरा, नशा हो जाता है तो क्या जीवन शैली में परिवर्तन आता है, ये एक दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा, इससे हम आखिर कैसे बचें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर कि आप अपने एड्रेस में ये तीन प्रमुख इसको आप एड्रेस करें। Thank you, Vineet, and I think नमस्कार to all panelists. I think मैं पहली बार आप सब लोगों से मिल रहा हूँ। पुरेंद्र जी से मैं मिलता रहता हूँ, पर और लोगों से मैं पहली बार मिल रहा हूँ। और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस वेबिनार। पहला चीज जो होता है, इंटरनेट का कब एक आदत बन जाता है। तो इंटरनेट को जो हम कह रहे हैं, तो इंटरनेट में सभी तरह की एक्टिविटीज आती हैं, चाहे वो रोजमर्रा का इंटरनेट है, कई बार सोशल मीडिया है, गेमिंग है, फोनोग्राफी है, या कई बार होता है हमें आजकल लॉकडाउन पीरियड में लगातार शोज देखने की आदत पड़ती जा रही है, जिसे कि हम बिंज वॉचिंग कहते हैं, कि लगातार 3-4 फिल्म देख ली, 3-4 शो देख लें, क्योंकि टाइम है और कुछ और करने के लिए नहीं है। तो जब नशा हम कह रहे हैं, तो पहला लक्षण नशे का होता है कि तलब रहती है, इच्छा रहती है कि कुछ ना कुछ ऑनलाइन पे किया जाए। तो ऑनलाइन में फिर चाहे वो सोशल मीडिया चैट हो सकता है, फिर फिल्म देखना हो सकता है, शो देखना हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। ये तलब बार बार दिमाग में आ रही है, तो ये पहला लक्षण है आदत बनने का। दूसरा ये होता है कि जब आप ऑनलाइन हैं तो आपका मन नहीं करता है कि उस ऑनलाइन एक्टिविटीज को छोड़ा जाए। तो हर बार 5 मिनट बाद छोड़ूंगा, 10 मिनट बाद छोड़ूंगा, आधे घंटे बाद छोड़ूंगा। वो कई बार इशू बन जाता है एडल्ट्स के लिए भी, क्योंकि वो अपने और काम काज से अपना ध्यान बटा रहे होते हैं। और चिल्ड्रंस में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है कि वो जो उनकी मेन एक्टिविटीज होती है उनको छोड़ते हुए वो ऑनलाइन ही रहते हैं। तो जिसे हम कहते हैं सिंपल भाषा में लॉस ऑफ कंट्रोल, आपका कंट्रोल खत्म हो रहा है ऑनलाइन एक्टिविटीज पे। तो यदि ऐसा हो रहा है तो ये दूसरा लक्षण हो जाता है। जैसा कि हमने गेमिंग में देखा है, लोग बच्चे जो गेम खेलते हैं तकरीबन 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे तक लगे रहते हैं। फोनोग्राफी लोग देख रहे हैं तो 6 से 7 घंटे लगातार देख रहे हैं। आप यदि लगातार शो देख रहे हैं नेटफ्लिक्स पे या किसी पे, तो आप लगातार उन शोज को देख रहे हैं, तो 6-7 घंटे, 8-9 घंटे आपका लगातार बीत रहा है, तो वो एक कंट्रोल आपका खत्म हो रहा है ऑनलाइन एक्टिविटीज। तो ये दूसरा लक्षण हो जाता है। तीसरा है कि आप इन सब नॉलेज के बावजूद भी
आपको पता है कि मेरी जीवन शैली प्रभावित हो रही है, आपको पता है कि मेरी नींद प्रभावित हो रही है। अक्सर हमने देखा है कि जो लोग सोते समय इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं उनमें तकरीबन 90 मिनट का लॉस ऑफ स्लीप देखा गया है। 60 से 90 मिनट कम से कम वो अपना स्लीप को डिले कर देते हैं। क्योंकि अक्सर ये होता है कि चाहे आप में आदत है या आप खाली रिक्रिएशन के लिए यूज कर रहे हैं रात में, या तो आप सोशल मीडिया पे हैं या आप कोई शो देख रहे हैं, तो आप अपनी नींद को जरूर पोस्टपोन कर देते हैं। तो ऐसा है तो दूसरा लक्षण हो जाता है। एकेडमिक एक्टिविटीज प्रभावित हो रही हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चे जब पढ़ते हैं तो वो व्हाट्सएप के साथ पढ़ते हैं, बच्चे सोशल मीडिया के साथ पढ़ते हैं, और हर बार आप जब अपना ध्यान व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे लगा लेते हैं तो दिमाग तकरीबन के लिए, तो कई बार बच्चा ये तो कहता है कि मैं 4 घंटे पढ़ा हूँ, तो 4 घंटे में 20 से 25 बार डिस्ट्रैक्ट भी हुआ है। इसका मतलब है 20 से 25 बार यदि बच्चा डिस्ट्रैक्ट हुआ है तो हर बार माइंड 5 मिनट लेगा, 3 से 5 मिनट सेम कंसंट्रेशन पे आने के लिए। तो बच्चे का कंसंट्रेशन हो भी सकता है, ना भी हो। और कई बार आजकल ये प्रॉब्लम एडल्ट्स में भी आ रही है कि फैमिली मेंबर्स में अक्सर कम्युनिकेशन कम हो रहा है। अक्सर सब लोग ही ऑनलाइन हैं, तो अक्सर कम्युनिकेशन ऑनलाइन तो हो जाता है पर फेस टू फेस बहुत ही कम होता है। तो ये भी एक दुष्प्रभाव है। और जो मॉरल वैल्यूज हैं वो थोड़ा सा कहीं प्रभावित होती हैं। अक्सर जो डिलीट का ऑप्शन होता है वो बहुत लगता तो सही है, पर कई बार आप जो मैसेज भेज के एकदम डिलीट करते हैं और जो मैसेज दूसरे के पास गया है जो कि वो रिसीवर नहीं होना चाहता, तो वो कई बार वो मॉरल वैल्यू, हमको लगता है कि डिलीट करने से सब कुछ बात खत्म हो गया, पर जो दूसरे के पास पहुंचा है उस पर कितना मानसिक तौर से असर पड़ा है वो हमें जानने की जरूरत है। तो यदि हम लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं इन सब दुष्प्रभावों के बावजूद भी, तो ये तीसरा लक्षण हो जाता है। तो यदि हम सिंपल वर्ड में कहें, लगातार तलब का होना, आपका कंट्रोल खत्म हो रहा है, और तीसरा है कि आप लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं चाहे जो भी नुकसान हो रहे हैं आपकी जिंदगी में। ये तीनों लक्षण है तो आपको एक आदत बनती जा रही है ऑनलाइन एक्टिविटीज की। अब ये हो जाता है कि मैं इतना ऑनलाइन एक्टिविटीज क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आज के वर्ल्ड में एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं डिजिटल लीजर एक्टिविटीज। पहले टाइम में हम लीजर एक्टिविटीज की बात करते थे। लीजर एक्टिविटीज में होता था जो हम ऑफलाइन कर सके और कभी कभार ऑनलाइन कर सके, पर आजकल हो गया है ऑफलाइन तो कभी कभार हो गया है, डिजिटल ऑनलाइन हर टाइम हो गया है। तो जब डिजिटल हो गया है तो हर लीजर एक्टिविटी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही हो रही है। उसकी वजह से भी यूज ज्यादा हो गया है। उसका कारण नेट का होना भी है, मोबाइल फोन सबके पास एक्सेसिबल है, फ्री टाइम में कुछ और करने के लिए नहीं है तो ये इसका इस्तेमाल हो जाता है, स्ट्रेस को कम करना है तो दोबारा से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ जाते हैं, लॉनलीनेस, बोर्डम जो अक्सर एडल्ट्स की बात होती थी, आजकल 5 से 6 साल का बच्चा भी कहता है कि मैं अकेला महसूस करता हूँ, मैं बोरियत महसूस करता हूँ अपनी जिंदगी में। तो ये बच्चों में इतनी जल्दी बोरियत और अकेलापन आता जा रहा है। तो ये सब कारण बन जाते हैं जो कि हमें ज्यादा एक्सेसिव यूज की तरफ बढ़ा रहे हैं। अब यदि मैं इसके दुष्प्रभाव की बात करूं तो मेरे पैनलिस्ट ने ऑलरेडी साइबर रिलेटेड दुष्प्रभावों के बारे में बातचीत कर ली है, तो मैं थोड़ा व्यवहारिक दुष्प्रभाव के बारे में बात करूंगा। तो पहला दुष्प्रभाव होता है कि जिसे हम कहते हैं नोमोफोबिया। इसका टर्म का मतलब होता है कि हम सब लोगों में घबराहट रहती है जब हम मोबाइल फोन अपने साथ कैरी नहीं करते। घबराहट और चीजों के लिए कम रहती है, पर जिस दिन मोबाइल फोन कैरी ना कर रहे हो तो दिमाग में हर टाइम वही रहता है कि मोबाइल फोन मिल जाता तो बहुत अच्छा होता है, या ये रहता है कि मैंने क्या क्या मैसेज आए होंगे जो मैं अब तक अटेंड नहीं कर पा रहा। तो यदि आप में घबराहट है अपने मोबाइल से संबंधित तो ये एक लक्षण हो जाता है ज्यादा इस्तेमाल करने का। दूसरा सिम्टम होता है जिसे हम कहते हैं फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम का मतलब होता है कि हमें एक फॉल्स सेंसेशन लगती है कि हमारा फोन वाइब्रेट कर रहा है। अक्सर देखा जाता है कई बार तो जेन्युइनली वाइब्रेट करता है और कई बार वो बिना, हमें ही लगता है कि वाइब्रेशन हो रही है पर ऐसा कुछ होता नहीं है, पर वो बार बार डिस्ट्रैक्ट जरूर करता है बच्चों को भी और एडल्ट्स को भी। और यदि ऐसा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो हमें हमारे प्रोडक्टिविटी पे भी फर्क पड़ता है। और अक्सर हमने देखा है एक आम आदमी 70 से 80 बार अपना मोबाइल को देखता है एक दिन में। ये कम से कम मैं बता रहा हूँ, इससे ज्यादा भी हो सकता है। यदि आप इतनी बार अपने मोबाइल फोन को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्टिविटी और एकेडमिक परफॉर्मेंस पे इसका असर होगा। तीसरा चीज होता है जिसे हम कहते हैं जीरो इनबॉक्स सिंड्रोम। जीरो इनबॉक्स होता है जैसे मतलब ये है इस टर्म का कि हम अपने में एक टेंडेंसी आ गई है कि अपने इनबॉक्स को जीरो करना चाहते हैं।
तो हर बार हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी कुछ आया है हमारे मोबाइल पे, हमारे इनबॉक्स पे, हम उसे पढ़ लें और उसका जवाब दे दें। तो यदि इस तरह का व्यवहार आप में आ गया तो फिर भी आपका मोबाइल यूज और टेक्नोलॉजी यूज बढ़ जाएगा। इसके बाद एक और टर्म आता है जिसे हम कहते हैं, आजकल लोगों में टेंडेंसी हो गया है सेल्फी लेने का, जिसे हम कहते हैं सेल्फिटिस। सेल्फिटिस होता है जो देखा गया है अक्सर, ये अभी डिसऑर्डर में नहीं आया है, पर लोगों ने कहा यदि आप एक सेल्फी या 2 सेल्फी लेते हैं एक दिन में तो ठीक है, पर आप 3 से 4 सेल्फी लेते हैं तो आप में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ गया है सेल्फी लेने का। पर आप 5 से ज्यादा सेल्फी एक दिन में ले रहे हैं तो आपको जरूर अपनी आदत के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं ये बढ़ ना जाए और आप लगातार पूरे दिन भर में सेल्फी लेते रहें और कुछ ना करें। इसके साथ साथ जो व्यवहारिक बदलाव आते हैं जो बच्चों में देखे गए हैं, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, जो एडल्ट्स में भी होती है कि जब भी मोबाइल फोन या इंटरनेट को यूज ना करने दिया जाए या जब भी रेस्ट्रिक्शन हो। कहीं पे बात करी गई थी पहले पैनलिस्ट से कि भाई हम कुछ टाइम बिना मोबाइल के बिताएं, जिसे कि हम कहते हैं डिजिटल डिटॉक्स, और आजकल एक टर्म आ गई है इंटरनेट फास्टिंग। अक्सर हम सब लोग फास्ट तो करते हैं पर हम बहुत कम फास्ट करते हैं टेक्नोलॉजी से। कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया होता था कि कभी एक दिन हम बिना टेक्नोलॉजी के भी बिताएं, बिना टेक्नोलॉजी के बिताएं और परिवार के साथ बिताएं, जो कि एक जरूरत है जिससे कि हमारा फैमिली के साथ बॉन्डिंग बनेगा और बहुत सारी चीजें जो हम नहीं कर पा रहे वो हम कर पाएंगे। तो जब भी हमें बच्चों को या एडल्ट्स में जब भी टेक्नोलॉजी को हम लेते हैं, देखा गया जहाँ भी नेटवर्क स्लो होता है बेचैनी वहां ज्यादा होती है। जहाँ नेटवर्क फास्ट होता है आप देख सकते हैं चेहरे में हंसी रहेगी, चेहरे में एक फीलिंग ऑफ वेलबींग रहेगी। तो इतना हम कहीं ना कहीं नेटवर्क से कनेक्टेड हो गए हैं। तो बच्चों में अक्सर पेरेंट्स ने देखा है कि उनमें एक लगातार बदलाव आ रहा है, चिड़चिड़ापन में, बेचैनी में, डिसोबीडियंस में, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा है। और कई बार ये भी देखा गया है कि लगातार बच्चे गेम खेलते हैं और एक वर्चुअल माहौल में रहते हैं। तो जो वर्चुअल माहौल है उसका कितने हद तक बच्चे के मानसिक स्थिति पर फर्क पड़ता है वो एक स्टडी का विषय है, पर देखा गया है कि जो लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें इस तरह के बदलाव भी आ सकते हैं। तो अब ये हो जाता है कि हमें करना क्या है। तो पहला चीज, जैसे मेरे और पैनलिस्ट ने कहा, मैं एक सिंपल वर्ड यूज करूंगा कि पहला तो हमें साइबर लिटरेसी पे ध्यान देने की जरूरत है। साइबर लिटरेसी प्रोफेशनल में होनी चाहिए, साइबर लिटरेसी पेरेंट्स में आनी चाहिए, साइबर लिटरेसी टीचर्स में आनी चाहिए और साइबर लिटरेसी यूजर्स में आनी चाहिए। यदि ये आ जाता है तो काफी हद तक हम बड़ा गोल अचीव कर लेते हैं। दूसरा होता है कि व्यवहारिक तौर से हम क्या करें। व्यवहारिक तौर से पहला सजेशन होता है कि जब भी आपका स्क्रीन का यूज आधे घंटे से ज्यादा हो जाए या 30 मिनट से ज्यादा हो जाए, आपको उस टाइम में ब्रेक लेना है। ब्रेक का मतलब है अपनी आईज को ब्लिंक कीजिए, क्योंकि लगातार इस्तेमाल से आंखों में थकान आ जाती है। अपने हेड को फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव कीजिए 5 टाइम, राइट लेफ्ट मूव कीजिए 5 टाइम, जिससे नेक में जो स्ट्रेन है वो कम हो जाएगा। अपने बोथ हैंड्स को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव कीजिए, जिससे कई बार टेनिस एल्बो सिंड्रोम है जो अक्सर प्लेयर्स में देखा जाता है, आजकल ज्यादातर जो लोग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं उनमें भी ये आने लगा है। या रिस्ट में पेन है जिसे हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं, वो भी इस तरह के केसेस में आ जाता है जो कि लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो हर आधे घंटे बाद ब्रेक लीजिए। अक्सर एडवाइस ये भी है कि तकरीबन हर 45 मिनट बाद यदि आप हेडफोन यूज करते हैं तो 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, जिससे कि अभी एविडेंस नहीं है पर ये एक प्रिवेंटिव मेजर है जिससे कि आपके ईयर फंक्शंस को प्रिजर्व रखा जा सके। उसके अलावा ये भी देखा जाता है कि जहां तक हो फिजिकल एक्टिविटीज को आना चाहिए व्यवहारिक जीवन में, जैसे पैनलिस्ट ने कहा है। अब चिल्ड्रंस में एडवाइस होता है 60 to 90 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए, जिससे कि उनमें थोड़ा सा एक अलग तरह का और लोगों से इंटरेक्शन हो, एज वेल एज फिजिकल एक्टिविटी उनकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल हो। यदि WHO गाइडलाइंस के हिसाब से हम चलें तो तकरीबन जो बच्चे 2 साल की उम्र से कम के हैं उनमें टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स को अक्सर अवॉइड करना चाहिए, जबकि बच्चों के साथ यदि वो हैं 2 से 6 वर्ष की उम्र में तकरीबन 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा होनी चाहिए। और जब 1 घंटे का इस्तेमाल हो रहा है उस टाइम में वो क्वालिटी टाइम बिताएं स्क्रीन के साथ में। और जो 6 से ऊपर है उनमें 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन यूज नहीं होना चाहिए, और वो भी एक क्वालिटेटिव यूज हो। तो ये गाइडलाइंस हैं जो अक्सर फॉलो होनी चाहिए चिल्ड्रंस में, जो कि पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए। इसी के साथ मैं सारे पैनलिस्ट का पहले तो
धन्यवाद करूंगा कि इतना टाइम, आई नो हमने सेशन, बातें इतनी इंटरेस्टिंग हो गई, क्वेश्चंस इतने आ गए कि हमने सेशन थोड़ा एक्सटेंड भी कर लिया। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा।